सपने की दुनिया में आप चाहे कितनी भी बुरी तरह घायल क्यों ना हो जाए, जब तक आप में सांस बाकी है आप बिना किसी नुकसान के वास्तविक जीवन में लौट आएंगे। वह कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, क्या यह नाम बिल्कुल सही नहीं है? तो फिर हम इस दायरे की बाधा को पूरी तरह से कैसे पार कर सकते हैं? बोलने वाला गंजा आदमी था। उसकी आवाज भारी थी और लोगों को अजीब महसूस करा रही थी। उस मोटे आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेवकूफी भरे सवाल मत पूछो, तुम नए नहीं हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा सवाल वैसा ही है जैसे यह पूछना कि यह दुनिया किस समय रेखा पर है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति का चेहरा उतर गया और उसने बोलना बंद कर दिया। अमित ने अपना हाथ फिर से उठाया। बलवान व्यक्ति उसकी ओर मुड़ा और बोला, अगर कोई सवाल हो तो पूछ लो, हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हम 2006 में मार्च के अंत और सितंबर के मध्य के बीच किसी समय होंगे, अमित ने ईमानदारी से कहा। मजबूत शरीर वाला आदमी चौंक गया। सिर झुकाए अधेड़ उम्र के आदमी ने भी वैसी ही प्रतिक्रिया दी। मोटे ने भी उलझन में अमित को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? उस मोटे आदमी ने पूछा। अमित ने अपनी जेब से एक छोटा थैला निकाला। जब उसने उसे पास लाया तो बाकी लोगों ने देखा कि वह रोटी का एक छोटा थैला था। अमित ने बैग को पलटकर उस पर लिखे एक छोटे से विवरण की ओर इशारा करते हुए कहा, उत्पादन तिथि 18 मार्च 2006, संरक्षण अवधि 6 महीने। अमित ने सबके सामने थैली खोली। उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाल लिया। थोड़ी देर चबाने के बाद उसने उसे निगल लिया। फिर उसने सोचा और कहा, यह चबाने में अच्छी है और काफी नरम है, इसमें अभी भी नमी है। फ्रीज में रखे होने के कारण मुझे लगता है कि यह 2006 के शुरुआती महीनों की है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसकी ओर मुड़कर देखा, लेकिन बदले में उसे घूर कर देखा गया। यह बातचीत यही समाप्त हुई। मोटा आदमी खड़ा हुआ और पहरा देने के लिए तैयार हुआ। उसने बाकियों से जल्दी सोने के लिए कहा। उस मोटे आदमी की जागने की ड्यूटी रात 10 बजे से आधी रात 12 बजे तक है। उसके बाद 6 घंटे बचे थे। बाकी लोगों से चर्चा करने के बाद अमित आधी रात 12 बजे से सुबह 2 बजे तक जागेगा। अधेड़ उम्र का आदमी सुबह 2 बजे से सुबह 4 बजे तक ड्यूटी करेगा और मोटा आदमी सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक जागेगा। मजबूत शरीर वाले उस व्यक्ति ने एक मोटा कंबल ढूंढा और आग के पास बैठ गया। आग की लपटों से उसका चेहरा कभी कभी छाया में छिप जाता था। अमित मोटे के बगल वाले सोफे पर लेटा हुआ था। अधेड़ उम्र का आदमी उनसे दूर बैठक के दूसरे कोने में बैठा रहा। भाई, मोटे ने गर्दन झुकाकर फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम सो रहे हो? अमित ने पीछे मुड़कर उसे अपनी पीठ दिखाई। अमित उस मोटे आदमी के 2 घंटे तक जागता रहा। लकड़ी जलने की आवाज के अलावा कुछ नहीं हुआ। जब समय हुआ तो उस मोटे आदमी ने अमित को जगाने के लिए उसके पास आया। जब आप पहरा दे रहे हो तो सतर्क रहें, अगर कुछ भी हो तो हमें जगाने के लिए चलना है। उस मोटे आदमी ने चिंता जताते हुए कहा, आधी रात के बाद ऐसी घटनाएं होने की संभावना अधिक होती है। कौन सी चीजें? अमित ने खड़े होकर पूछा। उस मोटे आदमी का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने फिर भी फुसफुसाते हुए जवाब दिया, जादुई चीजें। थोड़ी देर की बातचीत के बाद वह आदमी उस सोफे पर बैठ गया जहां से अमित उठा था। अमित आग के पास गया और अपना काम जारी रखा। आस पास सन्नाटा पसरा हुआ था। मोटे आदमी के कभी कभार खर्राटों के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। अधेड़ उम्र के आदमी और मोटे आदमी की आंखें बंद थीं। वे देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे सो रहे हों, लेकिन अमित को शक था कि वे सिर्फ सोने का नाटक कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह पहले कर रहा था। 2 घंटे बाद अमित बैठक के दूसरे कोने में गया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जगाया। उनके पास बात करने का ज्यादा समय नहीं था। अमित वापस सो गया, जबकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मिनरल वाटर की बोतल से कुछ घूंट लिए और आग के पास चला गया। उन्होंने लकड़ियों के ढेर में कुछ और लकड़ियां डाली और आग के सामने बैठ गए। उन्होंने अपने हाथ में घड़ी पकड़ी हुई थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का अनुभव उस बलवान पुरुष और महिला जितना समृद्ध नहीं था, लेकिन वह 2 बार मिशन से बच निकला था। इसलिए वह उस व्यक्ति द्वारा बताई गई अलौकिक चीजों के बारे में जानता था और यह भी जानता था कि वे कितनी भयावह थीं। अमित के अनुमान के अनुसार वह अधेड़ व्यक्ति उस मोटे आदमी के पहरा देने के समय से ही जागा हुआ था। उसे किसी अप्रिय घटना का डर सता रहा था। 1.5 घंटा बीत गया और कुछ नहीं हुआ। इस दौरान उसने आग में और लकड़ी डाली। आग तेजी से जलने लगी। आग ने उस अधेड़ व्यक्ति को ऐसी गर्माहट दी मानो उसके दिल की ठंड को दूर भगा दे। 2 घंटे जल्दी ही बीत गए। उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। वह धीरे से उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। पर्दे के बीच से आसमान ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहा था। उस बुरे सपने में रहने वाले लोग रात से नफरत करते थे और दिन को पसंद करते थे। मोटे को फोन करने से पहले जब वह अपने अंगों की अकड़न दूर कर रहा था, तभी अचानक उसे पेशाब करने की तीव्र इच्छा हुई। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने पानी की बोतल को घूर कर देखा। क्या उसने जरूरत से ज्यादा पानी पी लिया था? सुबह होते ही उसे थोड़ा सुकून मिला। वह मुड़ा। शौचालय बैठक के कोने में था। वह जहां था वहां से 20 मीटर से भी कम दूरी पर था। उसकी नजरें धीरे धीरे शौचालय पर टिक गईं। सतर्कता का भाव धीरे धीरे कम हो गया। उसके बाद एक अजीब सी परिचितता और सुरक्षा की भावना जागृत हुई। उसने अपने होंठ चाटे और अपने सोए हुए साथियों की ओर देखा। उसने मन ही मन हिसाब लगाया।
अगर वह शौचालय चला जाए तो मोटे को जगाने के लिए समय पर वापस आ जाएगा। सब ठीक होना चाहिए। उसने चश्मा ठीक किया और धीरे धीरे शौचालय की ओर बढ़ा। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और खुला ही छोड़ दिया। आखिर बैठक में तो सभी पुरुष ही थे। उसने दरवाजा जोर से हिलाया और काम खत्म होने पर उसे अच्छा लगा। सच कहूं तो 6 घंटे जागने के बाद उसकी सहन शक्ति और ऊर्जा दोनों ही चरम पर थीं। आखिर वह अब जवान तो नहीं था। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने आईने में अपना थका हुआ चेहरा देखते हुए आह भरी। उसने चश्मा उतारा, नल खोला और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। ठंडे पानी की ठंडक ने उसकी इंद्रियों को झकझोर दिया। इससे वह जाग गया। जैसे ही वह दूसरी बार पानी से चेहरा धोने वाला था, उसने तिरछी नजर से देखा और महसूस किया कि आईने में उसके पीछे कोई खड़ा है। वह व्यक्ति बिना कोई आवाज किए उसके पीछे सरक गया। कौन है? यह हैरानी पल भर में ही खत्म हो गई। जल्द ही वह आदमी शांत हो गया। हालांकि उसने चश्मा नहीं पहना था और उस व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके गोल मटोल शरीर से उसकी पहचान हो गई। मैं हूं। मोटे की आवाज सुनकर वह आदमी शांत हो गया। फिर उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अगली बार कुछ बोलकर आना, अचानक मेरे पीछे मत आना। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने अपनी आस्तीन से चेहरा पहुंचा। फिर उसने चश्मा लगाया। उसने हाथों से पानी झाड़ते हुए पीछे मुड़ा। जैसे ही वह पूरी तरह मुड़ा, ठंड उसके पैरों से सिर तक फैल गई, मानो उसकी रक्त वाहिकाओं में बर्फ के क्रिस्टल जम रहे हों। उसके पीछे कोई नहीं था। मोटा नहीं था। उसकी आंखें लाल हो गईं। अवचेतन रूप से वह पीछे मुड़कर दर्पण में देखना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि कोई चीज उसके कंधों पर गिर गई। सूरज गुलाब। दूसरी मंजिल पर रहने वाले तीनों लोगों की भी वही व्यवस्था थी जो पहली मंजिल पर रहने वालों की थी। एक व्यक्ति बारी बारी से पहरा देता था। बेडरूम के कोने में बैठा पुरुष कर्मचारी बस अंगड़ाई लेना और जम्हाई लेना ही चाहता था कि तभी एक तीखी चीख सुनाई दी। वह इतना चौंक गया कि कुर्सी से लगभग गिर ही पड़ा। बिस्तर पर सो रही महिला और लड़की चीख सुनकर जाग उठी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर दौड़कर नीचे चली गईं। अमित और वह मोटा आदमी फैटी के बगल में खड़े थे। फैटी जमीन पर बेसुध पड़ा था। चीख कहां से आई थी यह स्पष्ट था। उन तीनों ने कोने में स्थित शौचालय की ओर देखा। डर, चिंता और भ्रम का माहौल था। तिल वाली महिला ने चारों ओर देखा। जब उसे वह अधेड़ उम्र का आदमी नहीं मिला तो उसका मन तैयार हो गया। उसने उस भोली भाली लड़की का हाथ झटक दिया और अकेले ही शौचालय की ओर चल पड़ी। शौचालय का दरवाजा खुला हुआ था। वह दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर एक नजर डाली। हालांकि वह तैयार थी, फिर भी उसने एक गहरी सांस ली। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति दर्पण के सामने एकदम सीधा खड़ा था। उसका शरीर दरवाजे की ओर था और दर्पण से दूर था। हालांकि उसका सिर 180 डिग्री घूमकर पीछे लगे दर्पण की ओर देख रहा था। दर्पण में दिख रहे प्रतिबिंब में अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें इस तरह उभरी हुई थीं मानो वे सॉकेट से बाहर निकल जाने वाली हों। जब वे शांत हो गए तो पहले वह आदमी और फिर वह मोटा आदमी अधेड़ उम्र के आदमी की जांच करने के लिए आगे बढ़े। अमित ने कुछ सेकंड देखने के बाद उनका पीछा किया। वह अंदर देखने के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। महिला ने अपना हाथ उस आदमी की गर्दन से हटा लिया और कहा, किसी विशाल बल ने उसकी गर्दन तोड़ दी। यह बात स्पष्ट थी। अपनी मृत्यु से ठीक पहले उसे इतना भयानक डर लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसे लगा। उस मोटे आदमी ने अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में देखते हुए कहा। लाश को मुआयना करने के बाद तीनों शौचालय से बाहर निकल गए। किसी को भी ऐसे भयानक शव से निपटना अच्छा नहीं लग रहा था। मृत्यु का समय अंतिम 3 घंटों के भीतर का है। उस मोटे आदमी ने घड़ी पर नजर डाली और आत्मविश्वास से कहा, तो यह सुबह 2 बजे से 5 बजे के बीच का समय था। तुम्हें कैसे पता? उस आदमी ने सवाल पूछने वाली मासूम लड़की की तरफ देखा। उसने उन्हें रात की ड्यूटी के बारे में बताया और घड़ी दिखाई। घड़ी में 7 घंटे बीत चुके थे। पीड़ित के बाद ड्यूटी पर मोटा था। मोटे को अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले पेशाब करना था और जब वह शौचालय गया तो उसी ने शव देखा। उसी क्षण मोटा लड़खड़ाते हुए जमीन से उठा। उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी के बारे में पूछा। उस मोटे आदमी ने आंख भरी, शौचालय का दरवाजा बंद किया और सबको वापस आग के पास ले गया। एक नौसिखिया होने के नाते अमित ने लगभग कुछ नहीं कहा था। वह सुन रहा था और विश्लेषण कर रहा था। ज्यादातर बातें तिल वाली महिला और मोटा आदमी ही कर रहे थे। बातचीत के दौरान अमित को समझ आया कि इस दुनिया में कोई भी बिना कारण के नहीं मरता। पीड़ित ने जरूर किसी नियम को तोड़ दिया होगा और यही नियम मिशन को सुलझाने का अहम सुराग हो सकता है। उसने ऐसा क्या किया जो हमने नहीं किया? पुरुष कर्मचारी अमित और उस भोली भाली लड़की के बीच दुबक गया। वह साफ तौर पर डरा हुआ था। वह उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरह अचानक मरना नहीं चाहता था। भोली भाली लड़की ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या उसने पहली मंजिल का शौचालय इस्तेमाल किया होगा? क्या यही इस मिशन का छिपा हुआ नियम है? ऐसा नहीं हो सकता। मोटा वहीं उठकर बैठ गया, अपने घुटनों को गले लगाया और फुसफुसाते हुए बोला, कल जब हम घर की तलाशी ले रहे थे तब मैंने भी इसी शौचालय का इस्तेमाल किया था। अमित ने मोटे की ओर देखते हुए कहा, तो फिर सावधान रहना। तुम्हारी गर्दन मोटी तो है, लेकिन कोई भी जोर लगाकर उसे तोड़ सकता है। मोटा लगभग रो पड़ा। उस मोटे आदमी को अमित का व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन उसने बस अपना सिर हिलाया।
उन सभी ने पहली मंजिल के शौचालय का इस्तेमाल किया था, इसलिए यह समझ से परे था कि सिर्फ अधेड़ उम्र के आदमी की ही मौत क्यों हुई। शायद अभी हमारी बारी नहीं आई है। तिल वाली महिला ने धीमी हंसी हंसते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं, भूत शायद ही कभी थोड़े समय में लगातार हत्या करता है। मोटे आदमी ने महिला को घूर कर देखा, लेकिन उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो ये चीजें वाकई मौजूद हैं। अमित का अनुमान सही साबित हुआ। उसके सपने में दिखाई देने वाला दरवाजा अलौकिक था और किसी भी अलौकिक घटना में भूतों का प्रकट होना स्वाभाविक था। तो हम भूतों से लड़ रहे हैं, इंसानों से नहीं। उस पुरुष कर्मचारी का चेहरा पीला पड़ गया। सबने फिर से उसकी बात अनसुनी कर दी। चूंकि किसी की मृत्यु हो गई है, इसका मतलब यह भी है कि यही बंगला हमारा मंजिल है। आगे की यात्रा एक झूठ है। उस बस का आना हमें यहां लाने के लिए है। भोली भाली लड़की ने चारों ओर देखा। मामला इसी बंगले से जुड़ा है। समस्या क्या हो सकती है? मासूम लड़की मोटे को घूर रही थी, जिसने सवाल पूछा और जवाब दिया। उदाहरण के लिए, यहां पहले कुछ बुरा हो सकता था। बंगला आलीशान लग रहा था और उस पर किसी तरह के नुकसान के कोई निशान नहीं थे। इसे यूं ही खाली छोड़ देना वाकई अजीब था। अमित लड़की की बात से सहमत थी। मोटा आदमी दरवाजे तक गया, हैंडल पकड़ा और उसे जोर से हिलाया। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। हम अंदर फंस गए हैं। उसने 3 बार कोशिश की और फिर मुड़कर कहा, लगता है यही हमारा मिशन स्थल है। यहां मिशन पूरा किए बिना हम यहां से नहीं जा सकते। चूंकि हमने स्थान की पुष्टि कर ली है, इसलिए हमें सुराग ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाना चाहिए। दिन का उजाला हो चुका है, कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हालांकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मौत एक चेतावनी थी, खासकर तीनों नए लोगों के लिए। जल्दी काम करने के लिए वे समूहों में बंट गए, जिनमें से प्रत्येक समूह में एक नया व्यक्ति था और एक अनुभवी व्यक्ति था। मोटे व्यक्ति को बलवान व्यक्ति के साथ रखा गया। पुरुष कर्मचारी तिल वाली महिला के साथ रहा। अमित भोली भाली लड़की के साथ शामिल हो गया। सुरक्षा के लिहाज से तलाशी का दायरा पहली मंजिल तक ही सीमित रखा गया था। मोटे आदमियों का समूह मुख्य द्वार और बैठक कक्ष के पास के इलाके की तलाशी लेगा। महिला और कर्मचारी थोड़ी दूर स्थित गैराज की तलाशी लेंगे। अमित और भोली भाली लड़की रसोई और भोजन कक्ष पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सभी एक दूसरे की नजर में थे, ताकि एक दूसरे पर नजर रख सकें। पिछले अनुभव के आधार पर इस बार तलाशी ज्यादा गहन थी। आधे घंटे बाद तीनों समूह फिर से आग के पास इकट्ठा हो गए। तब तक आसमान में पूरी तरह से उजाला हो चुका था। हमें यह गैराज में मिला। महिला ने एक मोटी रस्सी निकाली। उसके एक हिस्से पर चमकीला लाल रंग था। उस मोटे आदमी ने उसे उठाया और झटका दिया। फिर उसने उसे सूंघा। यह खून है। उसने औरत की तरफ देखा। औरत ने सिर हिलाया। मुझे यह लकड़ी के गट्ठे के पीछे मिला था। उसने अपना बायां हाथ खोला। उसकी हथेली के बीचों बीच एक हल्के हरे रंग का ब्रोच था। यह आकार का था। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी मालकिन कोई दयालु लड़की रही हो। एक लड़की को कभी गैराज में बांध कर रखा गया था। तुम्हें क्या मिला? महिला ने उस मोटे आदमी की ओर मुड़कर पूछा। मेरे साथ आओ। वह आदमी सामने के दरवाजे की ओर चला और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। दरवाजे के पास खड़े होकर उस मोटे आदमी ने दीवार को टटोला। अमित ने दीवार पर छिपा हुआ एक हल्के नीले रंग का स्विच देखा। स्विच दरवाजे के बगल में लगी पेंटिंग में छिपा हुआ था। नीले आसमान की पेंटिंग में वह बिल्कुल सही तरीके से छिपा हुआ था। जब उस आदमी ने स्विच दबाया तो दरवाजे की दाहिनी ओर की दीवार में एक दरार खुल गई। अंदर एक बहुत ही अच्छी तरह से छिपा हुआ जूतों का अलमारी था। अलमारी में 3 परतें थीं। तीसरी परत को छुआ तक नहीं गया था, लेकिन पहली और दूसरी परतों के विभाजन टूट चुके थे। हर तरह के जूते आपस में मिले हुए थे। कुछ छांटने के बाद उनमें पुरुषों के चमड़े के जूतों के 2 जोड़े, महिलाओं की लाल रंग की हील वाली जूतों का 1 जोड़ा और महिलाओं के फ्लैट जूतों के 3 जोड़े मिले। तिल वाली महिला ने फ्लैट जूतों का 1 जोड़ा उठाया और उसे ऊंची एड़ी के जूतों के बगल में रख दिया। ये जूते एक ही व्यक्ति के होने चाहिए। बाकी के 2 जोड़े स्पष्ट रूप से एक छोटी लड़की के थे। सभी जूतों के साइज एक जैसे थे। तीसरी परत पर पुरुषों के खेल के जूतों की 1 जोड़ी रखी थी। तुलना करने पर पता चला कि यह चमड़े के जूतों की तुलना में काफी छोटी थी। अभी तक जो हमने देखा है उससे लगता है कि यहाँ पहले एक 4 सदस्य परिवार रहता था। पिता, माता, एक बेटा और एक बेटी। उस मासूम लड़की ने कहा। ऊपर के कमरों का लेआउट इससे मेल खाता है। मुख्य कमरा माता पिता के लिए है और 2 छोटे कमरे बच्चों के लिए हैं। अमित कल दूसरी मंजिल पर गया था। वाकई जैसा लड़की ने बताया था वैसा ही था। लड़के और लड़की के कमरों में अंतर आसानी से पहचाना जा सकता था। एक कमरा तरह तरह के मुलायम खिलौनों से सजा था। दूसरे कमरे की दीवार पर तरह तरह के हथियारों के पोस्टर लगे थे। मेज पर एक पत्रिका भी रखी थी। मालिक हथियारों का शौकीन था। फिर अन्य 2 समूहों ने अपना ध्यान अमित और उस मासूम लड़की की ओर मोड़ दिया। इस परिवार का पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण नहीं था। हमें कूड़ेदानों में कई टूटी हुई प्लेटें और गिलास मिले। उनमें से कुछ पर खून लगा हुआ था। अमित ने कहा। लड़की ने आगे कहा, लकड़ी की सीढ़ियों की रेलिंग पर खरोंच के निशान हैं। हमें लगता है कि ये नाखूनों के निशान हैं। यह एक जरूरी सुराग था। वे सीढ़ियों के पास गए।
लड़की के इशारा करने पर उन्हें निशान मिल ही गए। मोटे आदमी ने उसे छुआ और उसके चेहरे के भाव बदल गए। हाँ, ये खरोंच के निशान है। 4 लोगों का एक परिवार, एक दुखी परिवार, टूटी हुई थालियां, खरोंच के निशान और एक बंधी हुई लड़की। चाहे वे इसे किसी भी तरह से देखें, यह एक पारिवारिक लड़ाई प्रतीत होती है। यहां कभी एक पीड़ित लड़की रहती थी। तो फिर अब हमें आगे क्या करना चाहिए? सरकारी कर्मचारी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उस बेचारी लड़की को बचाएं? यहां अतीत ने कहा, जो कुछ भी हुआ हो वह बीत चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता। तिल वाली महिला ने कहा, हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए और मिशन को पूरा करना चाहिए। लेकिन क्या हमें सच्चाई नहीं मिल गई है? उस मोटे आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम गूंगे हो? उस लड़की को कैसे प्रताड़ित किया गया? उसे प्रताड़ित करने वाला कौन था? क्या लड़की अभी भी जीवित है? इन बुनियादी जानकारियों के बिना हम मिशन कैसे खत्म कर सकते हैं? उस मोटे आदमी की डांट सुनकर वह पुरुष कर्मचारी कांप उठा और चुप हो गया। उस मासूम लड़की ने उस पुरुष कर्मचारी को दया भरी निगाहों से देखा। वह बहुत कमजोर और गूंगा था। उसके लिए मिशन पर जीवित रहना मुश्किल था। भले ही वह एक बार बच गया था, लेकिन अगली बार बुलाने की आवाज। सभी लोग आवाज की ओर मुड़ गए। मोटे ने शर्मिंदा होकर अपना पेट पकड़ लिया और बोला, अम्मा छोड़ो इसे, हमने पूरी पहली मंजिल छान मारी है, हमें नाश्ते की तैयारी करनी चाहिए। तनावपूर्ण सुबह के बाद उस मोटे आदमी को भूख भी लग रही थी। जब सब लोग दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी पीछे से एक आवाज आई। हमने उस जगह की तलाशी नहीं ली है। अमित ने उस शौचालय की ओर इशारा किया जहां उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव पड़ा था। मुझे लगता है वहां कुछ सुराग जरूर मिलेंगे। यह सुनकर सबके चेहरे गंभीर हो गए। सबको पता था कि अमित सही कह रहा है, लेकिन शौचालय की जांच करने के लिए खुद को मनाना मुश्किल था। आखिर वहां किसी की मौत हुई थी। शायद शौचालय में प्रवेश करने से मृत्यु से संबंधित जरूरी नियम टूट जाए। पहले जब उन्होंने उस जगह की तलाशी ली थी, तब सबने उस जगह से परहेज किया था। अंत में डर पर तर्कशक्ति की जीत हुई। उस मोटे आदमी ने गहरी सांस ली। वह सही कह रहा है, वहां सुराग मिल सकते हैं, भले ही जोखिम हो, लेकिन अगर हमने मिशन को हल नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। तिल वाली महिला शायद ही कभी इस पर आपत्ति जताती थी। वह भी स्थिति को अच्छी तरह समझती थी, लेकिन फिर भी चिढ़कर कहती है, तो फिर कौन जाएगा? अमित ने बीच में टोकते हुए कहा, पहली मंजिल के शौचालय में कौन कौन गया है? सभी ने हाथ उठा दिए। अमित ने गिनती की और फिर आगे कहा, तो हर किसी के पास नियम को तोड़ने का मौका है। यह सिर्फ सुराग ढूंढना नहीं है, यह तो जीवन मरण का संघर्ष भी है। उस मासूम लड़की ने भौहें चढ़ा ली। आप यह तो नहीं कह रहे कि हमें साथ मिलकर शौचालय की तलाशी लेनी चाहिए, है ना? उस मोटे आदमी ने अपनी दाढ़ी खुजलाई और सिर हिलाया। जगह बहुत छोटी है, अगर इसमें बहुत सारे लोग आ जाएं तो हिलना डुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही, अमित ने सिर हिलाया। तो मेरा सुझाव है कि 2 लोगों का एक समूह हो। तो फिर कौन स्वेच्छा से आगे आएगा? पीछे खड़े पुरुष कर्मचारी ने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। ठीक है, हम इसे लॉटरी के जरिए तय कर सकते हैं, यह सबके लिए सबसे उचित होगा। अमित ने कंधे उचका दिए। ठीक है, मैं सहमत हूं। कुछ तैयारियों के बाद अमित ने कुछ नोट निकाले। उनमें से 2 छोटे थे। अमित ने सबके सामने उन सभी को मोड़ दिया। उसने उन्हें अपनी हथेली पर रख लिया। जिसके पास छोटा नोट होगा उसे शौचालय जाना होगा। सबको इससे कोई आपत्ति नहीं है ना? हाँ, लेकिन मोटे ने कागज के रोल को देखा और घबरा कर बोला, यहां सिर्फ 5 नोट क्यों हैं? हम 6 लोग हैं। बाकी लोगों ने इस समस्या को देखा और अमित को संदेह की नजरों से देखा। क्योंकि मैं भाग नहीं ले रहा हूं, अमित ने स्वीकार किया। सभी लोग दंग रह गए और फिर क्रोधित हो गए। उस मोटे आदमी ने चिल्लाकर कहा, क्यों? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? क्योंकि मैंने शौचालय का इस्तेमाल नहीं किया है। तुम यहां 1 दिन और 1 रात से हो। तुमने इतना पानी पिया है, शौचालय का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मालिक जोर से चिल्लाया, मानो उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया हो। तुम बस इससे बचने की कोशिश कर रहे हो, उसे अकेले ही अंदर भेज दो। तिल वाली महिला ने अमित को घृणा भरी निगाहों से देखा। उसने उपहास करते हुए कहा, यहां चालाक बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे पता है, अमित ने शांत भाव से कहा, लेकिन मैं सचमुच शौचालय में नहीं गया हूं और मेरे पास इसका सबूत है। उसने खिड़की की ओर इशारा करने के लिए अपनी उंगली उठाई। हवा चली और पर्दे का एक कोना उड़ गया, जिससे उसके पीछे रखी 2 बोतलें दिखाई देने लगीं। एक पात्र पूरा भरा हुआ था और दूसरा आधा भरा हुआ। उनमें हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ था। वह सुबह के सूरज की रोशनी में चमक रहा था। क्या वो? पुरुष कर्मचारी की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, सही है। अमित ने सिर हिलाया और शर्मिंदा होकर स्वीकार किया। मुझे शौचालय जाने में डर लग रहा था क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था, इसलिए मैंने। उस मोटे आदमी ने अमित को उलझन भरी निगाहों से देखा। औरत, पुरुष कर्मचारी, वह मासूम लड़की, मोटा, तुम तो बड़े चालाक हो। चूंकि अमित ने शौचालय का इस्तेमाल नहीं किया था और इसलिए संभावित नियम तोड़ा नहीं किया था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। बाकी 5 लोगों ने पर्ची निकाली। अमित किनारे से देख रहा था। बलवान आदमी और पुरुष कर्मचारी का नाम निकला। जब दोनों ने शौचालय का दरवाजा खोला तो अधेड़ उम्र के आदमी का शव गायब था।
शौचालय छोटा था, इसलिए अधेड़ उम्र के आदमी के शव को छिपाना संभव नहीं था। उनके पीछे खड़ी महिला ने कहा, यह हमारी सामान्य दुनिया नहीं है। यहाँ अनसुलझी चीजों का सामना करना सामान्य बात है। इसकी आदत डाल लो। उस मोटे आदमी को जरा भी हैरानी नहीं हुई। बेचारा वह पुरुष कर्मचारी था। उसने दरवाजे को गले लगाया और तब तक रोता रहा जब तक उस मोटे आदमी ने उसे धक्का देकर शौचालय में नहीं धकेल दिया। बाकी लोग बाहर इंतजार करते रहे। तलाशी बहुत कुशलता से चली। वे 5 मिनट बाद शौचालय से बाहर निकले। उस मोटे आदमी के हाथ में एक सफेद कागज का तौलिया था। उन्होंने शौचालय का दरवाजा बंद किया और बैठक कक्ष में चले गए। मोटे आदमी ने कागज को फैलाकर देखा। उसमें बालों का एक गुच्छा था। मुझे यह बाटअप के अंदर मिला। यह कल यहां नहीं था। वह मोटा आदमी बहुत सावधान था। उसने बालों को छूने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया। बाल लंबे थे। संभवतः ये किसी महिला के थे।